पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों, चैप्टर का नाम सुन के आपको नहीं लग रहा है कि यार रोशन भैया ज्योग्राफी कब से पढ़ाने लगे? ये तो ज्योग्राफी का हेडिंग होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में ये विषय कैसे आ गया? संसाधन की बात हम पॉलिटिकल साइंस में कब से करने लगे? देखिए, वैसे चैप्टर है हमारा पॉलिटिकल साइंस का ही, चैप्टर नंबर है 8। ठीक है, समकालीन विश्व राजनीति का जो चैप्टर नंबर 8 है उसको हम समझने वाले हैं। चैप्टर का हेडिंग है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अब देखिए, हमारे सामने वैश्विक राजनीति में बहुत सारी ऐसी समस्याएं संसाधन से जुड़ी, पर्यावरण से जुड़ी, जिसका समाधान देश के सरकार करते हैं, है ना। वैश्विक स्तर पे बहुत सारी पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान वैश्विक स्तर पे किया जाता है और बहुत सारे देश के सरकार वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो वो विषय फिर क्या बन जाता है? कहीं ना कहीं राजनीति बन जाता है। ठीक है, अब देखो, ये जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे संसाधनों की बात करेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो सम्मेलन वगैरह बुलाए गए हैं उसकी हम बात करेंगे, विश्व की जो साझी संपदाएं हैं जिसपे सभी देशों का अधिकार है उसकी हम बात करेंगे, उसका दोहन कैसे किया जा रहा है ना। और इसके अलावा संसाधन को लेकर जो वैश्विक स्तर पे आपको पता है कि जिस देश के पास जितना ज़्यादा संसाधन है ना, वो देश उतना ही ज़्यादा तेज़ी से विकास करेगा और उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो संसाधन पर नियंत्रण को लेकर काफ़ी ज़्यादा होड़ मचा हुआ है। इसके अलावा मूल निवासियों की भी हम बात करने वाले हैं। इस चैप्टर के आखिर में मूल निवासियों का टॉपिक रहेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसी समस्याओं की बात करते हैं जो कि अभी पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं हैं, और आपको लगेगा कि ये सारी ज्योग्राफी का विषय है, लेकिन वास्तव में पॉलिटिकल साइंस का विषय है। तो दोस्तों, दुनिया भर में क्या है कि जितने भी कृषि योग्य भूमि है वो लगातार घटता जा रहा है ना, और भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। चारागाहों के चारे लगातार खत्म होते जा रहे हैं, मत्स्य भंडार में कमी आ रही है, जलाशयों की जो जल राशि है, जो जल है नदियों में लगातार क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, और उसमें प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार अगर हम देखें तो विकासशील देशों की अगर हम कुल मिला के 66.3 करोड़ जनता की अगर हम बात करें तो उनको स्वस्थ जल साफ पानी उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा 2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधाओं से वंचित है, और इस कारण क्या है कि हर साल 30 लाख से भी ज़्यादा बच्चे मौत के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, क्या हो रहा है कि वनों की लगातार कटाई की जा रही है ना, लगातार हम वनों को काट रहे हैं, जिस कारण लोगों का विस्थापन हो रहा है, जैव विविधता की हानि हो रही है। यानी कि आपको पता है कि जंगलों में ही जीव जंतु निवास करते हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु, लेकिन जब हम जंगलों को ही काट देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो जैव विविधताएं हैं उसमें भी हानि होगी, है ना। पर्यावरण का विनाश हो रहा है लगातार। इसके अलावा धरती के ऊपरी जो वायुमंडल है उसमें ओजोन गैस जो है उसकी मात्रा में लगातार कमी आ रही है ना। और इसमें ओजोन परत में, इसको हम क्या कहते हैं? ओजोन परत में छेद होना कहते हैं। ठीक है, इससे भी क्या है कि पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, पूरे विश्व में समुद्री तटीय जो क्षेत्र है, अगर हम समुद्र तटीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। समुद्र तटीय इलाके में लगातार प्रदूषण जो है वो हम बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अब समुद्री किनारे जाके बसने लगे, वहाँ पे घर बना के रहना स्टार्ट कर दिए हैं, जिस कारण समुद्र की पानी जो है वो लगातार प्रदूषित होता जा रहा है ना। इस पर जल्दी से जल्दी हमें क्या करना होगा? अंकुश लगाना होगा। तो ये सारे अभी हम जैसे जिन विषयों की हमने बात की थी, अभी की है, ये सारी समस्याएं हैं। ठीक है, और ये वैसे ज्योग्राफी के विषय है, लेकिन इसको हम पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इन सभी समस्याओं का जो समाधान है वो देश के सरकार आपस में मिलकर करते हैं, या हमारे देश के सरकार ही करते हैं। तो जब हम सरकार की बात करते हैं तो ये विषय किसका बन जाता है? राजनीति का ही विषय बन जाता है, और इस कारणवश हम पॉलिटिकल साइंस में इन सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हम जितने भी इन विषयों की हम बात की हैं जिसमें पर्यावरण को हम प्रदूषित कर रहे हैं, आपको पता है, तो ये सभी कारण, इसके पीछे का कारण है विकास। सभी देश तेज गति से विकास करना चाहते हैं, और उस विकास के कारण ही हम पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुँचाते जा रहे हैं। तो देखिए, 1960 के दशक में वैश्विक राजनीति में क्या हुआ कि पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं उसको शामिल किया जाने लग गया, और उसके संबंधी जो चिंता है उसको व्यक्त की जाने लग गई। अब 1972 में क्या है, क्लब ऑफ रोम एक समूह है, ठीक है, जो पर्यावरण संबंधित मुद्दों पे काम करती है, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है, वैसे हम कह सकते हैं इस समूह के बारे में कि क्लब ऑफ रोम जो समूह है उसने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक पब्लिश की थी। ठीक है, और इस पुस्तक में एक तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या की आलोचना में जो प्राकृतिक जो संसाधन है उसका जो विनाश हो रहा है जनसंख्या के बढ़ने के कारण, ठीक है, तो इसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम जो है UNEP, इसने भी कई सम्मेलन बुलाए हैं, है ना, देशों को इकट्ठा किया है ताकि पर्यावरण संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर विचार विमर्श किया जा सके। अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सबसे मेन सम्मेलन की हम बात कर लेते हैं जिसको हम रियो सम्मेलन बोलते हैं। रियो सम्मेलन, या इसको हम प्रथम
पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, और ये 1992 में बुलाया गया था। अब रियो देखो, रियो क्या है, एक शहर है, ब्राज़ील की राजधानी है, रियो डी जेनेरो पूरा नाम है इसका, रियो डी जेनेरो या जेनेरू आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 1992 में ये सम्मेलन बुलाया गया था, जिसको हम रियो सम्मेलन बोलते हैं, और ये पर्यावरण और विकास के मुद्दे को लेकर ये सम्मेलन बुलाया गया था। अब देखो, इस सम्मेलन में कुल मिला के 170 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब हजारों स्वयं, इसके अलावा जो हजारों स्वयंसेवी संगठन थे और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय निगम जो है, यानी कि MNC हम बोलते हैं जिनको, तो ये सभी ने इसमें क्या किया था, भाग लिया था। अब इस सम्मेलन को बुलाने का मेन पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, तो इस पे टिकाऊ विकास पर जोर दिया गया था। टिकाऊ विकास का मतलब क्या है, टिकाऊ विकास का मतलब है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हमें क्या करना है, विकास करना है। ये इस सम्मेलन का सबसे मेन उद्देश्य था, सबसे ज़्यादा जोर इस सम्मेलन में टिकाऊ विकास पर दिया गया था। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नए नियमाचार निर्धारित किए गए थे, ठीक है, नए नियम वगैरह बनाए गए थे। इसके अलावा एजेंडा 21 की बात इसमें की गई थी। एजेंडा 21 में क्या था कि विकास के कुछ नए तौर तरीके सुझाए गए थे, किसमें, रियो सम्मेलन के अंतर्गत। तो ये रियो सम्मेलन के 3 उद्देश्य आप बता सकते हैं। रियो सम्मेलन के बारे में जो जानकारी थी मैंने आपको ऊपर बता दिया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा 1992 में तो आपका रियो सम्मेलन हुआ, लेकिन उससे 5 साल पहले यानी कि 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से एक रिपोर्ट छपी थी। उस रिपोर्ट में ये जताया गया था, ये चिताया गया था दुनिया को कि जो चालू, मतलब इस विकास का जो अभी चालू तौर तरीका है, जिस विकास को हम लगातार फॉलो कर रहे हैं, जो तरीका हम विकास के लिए अपना रहे हैं, वो क्या है, वो टिकाऊ साबित नहीं होगा, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए क्या रहेगा, खतरनाक रहेगा, ठीक है। ये बात इसमें कही गई थी इस रिपोर्ट में। हमें साझी संपदा का अर्थ समझना है कि ये साझी संपदा होता क्या है। देखिए, जैसे अगर हम संयुक्त परिवार की बात करें, जो जॉइंट फैमिली होता है, तो अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि घर में जो भी चूल्हा है ना, चारागाह है, या फिर मैदान है, कुआं है, नदी है, ये सब क्या है, साझी संपदा मानी जाती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। जैसे हम पूरे गांव की ही बात कर ले, अब गांव में कोई कुआं बनाया जाता है तो बहुत सारे लोग जो कुआं खुदवाया गया है तो उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसे वगैरह देते हैं, और वो पूरे गांव के लिए होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति ही उसका यूज कर सकता है, पानी पीने के लिए, पानी लाने के लिए, सभी व्यक्ति कर सकते हैं। तो ये क्या है, साझी संपदा है, सबकी संपदा है, इस पर सबका अधिकार है ना। इसी तरीके से वैश्विक स्तर पे भी बहुत सारी ऐसी संपदाएं हैं जिसमें किसी एक देश का हक नहीं है, जहाँ पे पूरे मतलब वैश्विक विरासत मानी जाती है उसको, विश्व की साझी संपदा भी इसको हम कहते हैं। जैसे कि हम अंतरिक्ष की बात कर लेते हैं, है ना। अंतरिक्ष पे ऐसा थोड़ी नहीं है कि भाई सिर्फ अमेरिका ही अपने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकता है, या चांद पे अमेरिका ही जा सकता है, ऐसा थोड़ी नहीं है। वहाँ पे कोई भी जा सकता है, जिस देश के पास क्षमता है वो जा सकता है। तो वो क्या है, साझी संपदा का एग्जाम्पल है ना। वायुमंडल की हम बात करें, अंटार्कटिका की हम बात करें, या फिर समुद्र की हम बात करें, जो भी समुद्री सतह है, वहाँ पे भी क्या है, किसी एक देश का हक नहीं है, बल्कि सभी देशों का अधिकार है, ठीक है। तो इसको हम साझी संपदा बोलते हैं। अब इन साझी संपदा का दोहन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इनके सुरक्षा के लिए कुछ उचित उपाय करने होंगे हमारे को, है ना। अब इसके लिए बहुत सारी संधियाँ भी की गई थी, जिसमें से आप अंटार्कटिक संधि की बात कर सकते हैं, जो कि 1959 में किया गया था, है ना। मॉन्ट्रियल नयाचार 1987 की हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका पर्यावरणीय नयाचार की हम बात कर सकते हैं, जो कि 1991 में हुआ था, है ना। इसके अलावा एक और हम नयाचार या इसको संधि के रूप में भी आप समझ सकते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 का है, जिसको हम UNFCCC बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, पर्यावरण के सुरक्षा के लिए किया गया है। इसके अलावा आप क्योटो प्रोटोकॉल की हम बात करें, जो कि 1997 में हुआ था, ठीक है। ये जापान के एक शहर क्योटो में हुआ था, इसीलिए इसको हम क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सारी संधियाँ या ये सारे कदम उठाए गए थे। अब हम अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक है हमारा साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, ठीक है। अब ये टॉपिक है क्या, इसमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर ना दुनिया के अलग अलग देशों की अलग अलग राय है। इसमें हम ना पूरी दुनिया को 2 गोलार्ध में बांटते हैं, 2 भागों में बांट लेते हैं। एक है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और एक है दक्षिणी गोलार्ध। आप इसमें चित्र में आप देख भी पा रहे होंगे। तो उत्तरी गोलार्ध के ज़्यादातर देश क्या है, विकसित है, अमीर है ना।
और इन्होंने क्या किया, शुरू में औद्योगिकरण की नीति अपनाई थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब फैक्ट्री वगैरह स्थापित किए गए और उन्होंने विकास की प्रक्रिया को अपनाया, यातायात के साधन अच्छे किए या फिर और भी बहुत सारी नीतियाँ उन्होंने अपनाई अपने विकास के लिए, जिससे कि पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया उन्होंने। दूसरी तरफ हम दक्षिणी गोलार्ध के देशों की बात करते हैं, जिसमें ज़्यादातर विकासशील देश है, ठीक है, गरीब है, विकासशील है, और अभी क्या कर रहे हैं, वो विकास कर रहे हैं। यहाँ पे अब औद्योगिकरण की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध के देशों ने क्या किया, काफ़ी पहले ही औद्योगिकरण की प्रक्रिया को अपना लिया था और उन्होंने अपने विकास के रास्ते अपना लिए थे, जिस कारण उन्होंने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो यहाँ पे क्या है कि जो विकसित देश है यानी कि उत्तरी गोलार्ध के जो देश है, वो कहते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी देशों की एक समान होनी चाहिए, है ना, क्योंकि सभी देश क्या कर रहे हैं, अभी समय इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो सभी देशों की समान जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन जो विकासशील देश है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के जो देश है, उनका कहना यह है कि उत्तरी गोलार्ध के देशों ने क्या किया, मतलब जो विकसित देश है उन्होंने क्या किया, अपने विकास की प्रक्रिया को पहले अपनाया था और इस कारण उन्होंने पहले ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दिया। और अब हम इस समय क्या कर रहे हैं, विकास की नीतियों को अपना रहे हैं या फिर औद्योगिकरण की नीति को अपना रहे हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध के देशों ने पहले ही इस नीति को अपना लिया था और इस कारण उन्होंने पहले ही पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है, तो इसलिए जो विकासशील देश वो चाहते हैं कि उनको थोड़ा छूट मिलना चाहिए, है ना, उनको पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी में ज़्यादातर योगदान विकसित देशों का होना चाहिए, ऐसा विकासशील देश मानते हैं। तो 1992 में क्या हुआ, जो विकासशील देशों ने जो बात कही थी कि भाई पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी विकसित देशों को ज़्यादा उठानी चाहिए और विकासशील देशों को थोड़ा छूट मिलना चाहिए इसमें, ठीक है, तो ये बात 1992 में रियो सम्मेलन में मान लिया गया और इसी को साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का नाम दिया गया। यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सभी की है ना, लेकिन अलग अलग है। जो विकसित देश है वो ज़्यादा उठाएंगे पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी और विकासशील देशों को थोड़ा सा उसमें छूट दिया जाएगा, ठीक है। और सांझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक संधि हुआ था, UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इस संधि के तहत ये भी जो 1992 में ये भी संधि हुआ था और इसमें भी ये माना गया कि पर्यावरण के संरक्षण में जो जिम्मेदारी है वो साझी परंतु अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि विकासशील देश जो विकसित देश है उन्होंने क्या किया है, पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और इसीलिए उनको ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए, है ना। ग्रीन हाउस गैस के उस उत्सर्जन में विकसित देशों का योगदान ज़्यादा रहा है ना, ये बात कही गई थी। इसके अलावा आपको पता है कि भाई जो चीन है, भारत है और अन्य जो विकासशील देश है उन सबको क्योटो प्रोटोकॉल में एक तरीके से छूट दिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल के जो एक तरीके से जो सीमाएं लगाई गई है देशों के ऊपर, उसमें कुछ छूट दिया गया है। अब क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, तो देखिए क्योटो एक शहर है जापान का, वहाँ पे एक तरीके से कह दो कि संधि हुआ था जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत क्या है कि जो मतलब औद्योगिक देश है, जो भी औद्योगिकरण की नीति को अपना रहे, वो क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करेंगे, है ना, जितना ज़्यादा हो सके उतना कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये सब क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, वैश्विक तापवृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सारी इन सभी चीज़ों पे क्या जो औद्योगिक देश है वो क्या करें, इन सभी गैसों पे कहीं ना कहीं एक कम मात्रा में इसका उत्सर्जन करिए। इसी पर आधारित है ये क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में जापान के शहर क्योटो में हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्योटो प्रोटोकॉल भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हम बात करते हैं पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष क्या है, यानी कि भारत पर्यावरण के लिए जो भी संधियाँ की गई है उसको किस नज़रिए से देखता है और भारत ने क्या कुछ पर्यावरण की रक्षा के लिए किया है। तो इसमें सबसे पहले तो हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। और इसके अलावा जब 2005 में ग्रुप 8 का जब बैठक बुलाया गया था, तो ग्रुप 8 के बैठक में भारत ने इस बात पर जोर दिया था कि जो विकासशील देश है उन देशों में एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है वो प्रति व्यक्ति नाम मात्र का है। मतलब विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में नाम मात्र का ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, ठीक है। और इस कारण भारत ने यह भी कहा कि ज़्यादातर पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी विकसित देशों की होनी चाहिए और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने पे जोर विकसित देशों को देना चाहिए। इसके अलावा जो आपको पता है कि UNFCCC जो है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नियमाचार है, उसमें ये कहा गया कि जो विकासशील देश है उनको क्या करना चाहिए, जैसे कि भारत है ना, चीन है और इसके अलावा ब्राज़ील है, ये तेज़ी से औद्योगिकरण की नीति को अपना रहे हैं और इस कारण इन पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई इस संधि के माध्यम से कि ये सारे देश क्या करें, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करें। लेकिन भारत ने इस बात को गलत माना है। भारत का कहना है कि
2030 तक कार्बन का जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है वो भारत में जो टोटल विश्व में जो औसत मतलब जितना होगा उसका औसत से आधा होगा। ठीक है, यानी कि देखिए 2000 के डाटा के अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति जो कार्बन का उत्सर्जन है वो 3.8 टन माना जाता है, लेकिन भारत में ये सिर्फ 0.9 टन था। 2030 तक ये बढ़कर केवल 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगा। तो ये मामूली सा मतलब वृद्धि देखने को मिलेगा, ऐसा भारत का कहना है। ठीक है, इसलिए भारत चाहता है कि जो UNFCCC में जो भी मतलब प्रावधान किए गए या भारत के ऊपर जो भी या चाइना जैसे जो विकासशील देश है या फिर ब्राज़ील जैसे विकासशील देशों पर जो भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं उतना लगाया जाए। ठीक है, इसके अलावा भारत ने भी अपने स्तर पे क्या किया, पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे कि नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत उसने क्या किया है, भारत ने क्या किया है, वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा 2001 में भारत में ऊर्जा अधिनियम पारित हुआ, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। इसके अंतर्गत ऊर्जा के कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी की गई थी, मतलब ज़्यादा अच्छे से ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सके। इसी तरीके से 2003 में बिजली अधिनियम पारित हुआ, जिसमें पुनर्वा ऊर्जा यानी कि जिसका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं उस ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया था। इसके अलावा प्राकृतिक हाल में भारत क्या कर रहा है, प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित जो प्रौद्योगिकी विकास है उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब स्वच्छ कोयले जो पर्यावरण को कम प्रदूषित करता हो उस तरीके के कोयले का इस्तेमाल औद्योगिकरण की नीति में अपनाना चाहता है। इसे समझ में आता है कि भारत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा ठोस कदम उठा रहा है ना। भारत ने बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने की भी कोशिश की है और इस पर लगभग 2011-12 तक बायोडीजल तैयार होने लगा है। ठीक है, 2012-11 से तैयार होने लगा है और इसके लिए लगभग 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होना है। ठीक है, इसके अलावा भारत जो है वो दक्षिण के देशों को इकट्ठा करता है, मतलब जो सार्क के जो सदस्य देश है उनको इकट्ठा करना चाहता है और सभी देशों को चाहते हैं कि पर्यावरण पर एक समान मत रखिए। ठीक है, वैश्विक स्तर पर एक समान मत रखिए और ताकि जो दक्षिण एशिया के जो देश है उनकी आवाज़ को सुना जा सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण आंदोलन की, है ना। पर्यावरण आंदोलन का मतलब क्या है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए हैं। आपको पता है कि देश की सरकार ने तो आंदोलन चलाए हैं, सभी देश की सरकार ने चलाए हैं। इसके अलावा बहुत सारे पर्यावरण संबंधी जो भी कार्यकर्ता है उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आंदोलन चलाए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी संस्थाएं हैं, स्थानीय स्तर पे बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने क्या किया, इस आंदोलन में भाग लिया है और पर्यावरण आंदोलन को सफल बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं चलाई जा रही है, बहुत सारी ऐसी नीतियाँ अपनाई जा रही है जिसके माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और विशेषकर अफ्रीका जैसे देश है, भारत जैसे देश है, दक्षिणी के जो बहुत सारे देश है ना, जो विकासशील देश है, उसमें भी बहुत सारे पर्यावरण संबंधित आंदोलन चलाए गए हैं। जैसे कि दक्षिणी देशों की हम बात करें तो उसमें मैक्सिको आपका नाम है, चिली है ना, चिले है। ठीक है, ब्राज़ील है आपका, मलेशिया है, इंडोनेशिया है ना। इन सब में वन आंदोलन चले हैं, वनों की सुरक्षा के लिए, है ना, जंगलों की सुरक्षा के लिए आंदोलन चलाए गए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योग के विरोध में आंदोलन चलाए गए हैं। जो खनिज उद्योग आप समझते होंगे ये क्या होते हैं, खनिज उद्योग, जिसमें से हम क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे से जो भी खनिज संसाधन है उसको निकालने वाला जो उद्योग है उसको हम खनिज उद्योग कहते हैं। और खनिज उद्योग में यार बहुत ज़्यादा रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल वगैरह का यूज किया जाता है, जिससे कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योग के विरोध आंदोलन चला है। इसके अलावा देखिए और कुछ देशों के नाम बता रखे हैं, जैसे कि थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन, भारत, इन सब में बांध विरोधी आंदोलन चले हैं। जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं उस डैम के खिलाफ आंदोलन चलाए गए। जैसे कि भारत में सबसे फेमस है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या था कि जो सरदार सरोवर बांध है उसका निर्माण किया जा रहा था, है ना। तो इससे क्या था कि बहुत सारे लोग विस्थापित हो जाने वाले थे, बहुत सारा जंगल जो है, वन है, वो पानी में डूब जाने वाला था। तो इस कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत में चलाया गया था, जो कि बांध विरोधी आंदोलन था। ठीक है, तो ये आप पर्यावरण संबंधी जो भी आंदोलन है उसमें सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं। आपके बुक में थोड़ा एक्स्ट्रा दे रखा है, एनसीईआरटी बुक को आप एक बार जरूर रीड करें, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको चीज़ें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे संसाधनों की भू राजनीति की। संसाधनों की भू राजनीति से हम क्या समझते हैं? संसाधनों की भू राजनीति का मतलब है कि संसाधन पे किसका अधिकार होगा। और देखिए, आपको पता है कि ज़्यादातर संसाधन जो है वो भूमि के नीचे से निकलती है और संसाधनों के लेकर कितने सारे युद्ध हुए हैं।
अभी भी आप देखें कि जिन देशों के पास जितने संसाधन है, जैसे कि पेट्रोल डीजल जिन देशों के पास है, वो देश ज़्यादातर अशांत है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा युद्ध होते रहते हैं, गृह युद्ध, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, है ना। जैसे कि इराक, सीरिया, इजराइल की मैं बात कर रहा हूँ, मध्य एशिया के बहुत सारे देश है। वहाँ पे बहुत सारे क्या है, तेल संसाधन है, खनिज संसाधन। वहाँ पे आप देखेंगे कि वो हमेशा मतलब वहाँ पे हिंसा वगैरह होता ही रहता है, ठीक है। तो आपको पता है कि शुरू में जैसे कि ब्रिटेन है या फिर यूरोप के बहुत सारे देशों ने संसाधनों के लिए तो देशों को गुलाम बनाया था। भारत को गुलाम क्यों बनाया गया? ताकि यहाँ के जो संसाधन है उसका उपयोग अपने देश के विकास के लिए कर सके। यहाँ से वो क्या करते थे, कच्चे माल को अपने देश में लेके जाते थे और उसी को फिर तैयार माल में बदल के फिर दूसरे देशों को बेच दिया करते थे। तो इस तरीके से चलता था। अब देखिए संसाधनों की भू राजनीति में क्या है कि यहाँ पे शुरू में क्या था कि इमारती लकड़ी, जैसे इमारती लकड़ियाँ होती है, क्योंकि शुरू में क्या था कि उनको जो पश्चिमी के जो देश है, तो पश्चिमी के देशों को सबसे ज़्यादा इमारती लकड़ियों की मांग थी, इसलिए उन्होंने नए देशों को खोजना स्टार्ट किया, है ना, क्योंकि उनको जलपोत का निर्माण करना था। तो इसलिए उन्होंने दूसरे देशों के जो वन है ना, जंगल वगैरह है, उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया, ताकि अपने नौसेना को क्या कर सके, मजबूत कर सके और विदेशी व्यापार को बढ़ा सके, दूसरे देशों पर कब्जा कर सके, क्योंकि बिना नौसेना के ये चीज़ें सक्षम नहीं था। उसके बाद तेल, जब बहुत सारे मतलब ऐसे मशीनें थी जो कि तेलों के माध्यम से चलने लगी, तो तेल सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बन गया, क्योंकि अब जितने भी जहाज है, जितने भी हवाई जहाज है, उनको चलाने के लिए क्या चाहिए, तेल, डीजल, है ना, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब क्या है कि सबसे मेन संसाधन क्या बन चुका है, तेल बन चुका है, पेट्रोल बन चुका है। और जिन देशों के पास ज़्यादा मात्रा में है वो क्या कर सकते हैं, अपनी समुद्री मार्ग और अपनी नौसेना, समुद्री मार्गों पर नौसेना को तैनात कर सकते हैं, अपने मतलब पकड़ बना सकते हैं, अपनी सेना को मजबूत कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। और तेल के भंडार की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इस समय तेल का भंडार है वो सऊदी अरब के पास है, ठीक है। सऊदी अरब के पास आपका इराक है, इराक के पास भी दूसरे नंबर पे आता है। तो ये सारे देश क्या है, तेल की वजह से इतने ज़्यादा अमीर हो रखे हैं। तो तेल इस समय क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। उसके बाद है जल। अब देखिए जो तीसरा विश्व युद्ध होगा ना, अभी तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, आपको पता है। अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कि जो तीसरा जो युद्ध होगा ना, मतलब विश्व युद्ध, वो जल को लेकर ही होगा, पानी को लेकर होने वाला है। और पानी पर नियंत्रण को लेकर या पानी के बंटवारे को लेकर कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी है, देशों के बीच में आपस में लड़ चुके हैं। जैसे कि जॉर्डन नदी के पानी को लेकर 4 जो राज्य है, जैसे कि इजराइल, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, है ना, ये सब आपस में लड़ते रहते हैं। इसके अलावा सिंधु नदी की हम बात करें तो भाई सिंधु नदी को लेकर भी, सिंधु नदी के जल को लेकर भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या रहती है, तनातनी रहती है ना। तो आगे चल के क्या होगा ना कि जल ही क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होगा और जल की कीमत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि आगे इसका जो अभाव है वो देखने को मिलेगा। तो जल भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको भू संसाधनों की भू राजनीति में बताना है। उसके बाद है मूलवासी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो मूलवासी होते कौन है, सबसे पहले हमें मूलवासी की परिभाषा देनी है। तो देखो यार, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था, मूलवासी, या सिंपल शब्दों में मैं मूलवासी की परिभाषा दे दूंगा कि वो लोग जो जिस स्थान पे पैदा हुए हैं और उस स्थान पे लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं, वो मूलवासी है, ठीक है। जहाँ पे उनके पूर्वज वगैरह भी वहीं पे रहते थे, वो भी उधर ही रहने लग रहे हैं और आगे उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उसी जगह पे रहेगी। तो वो क्या है, मूलवासी है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक परिभाषा दिया 1982 में कि भाई मूलवासी ऐसे लोग हैं जो मौजूदा स्थान पे बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं। फिर बाद में क्या हुआ, पहले तो भाई ऐसे लोग हैं जो कि किसी स्थान पे बहुत लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं, बाद में दूसरी संस्कृति या दूसरी जाति के लोग वहाँ गए और उनको भगा दिया, है ना, उनको अपने अधीन कर लिया, उनको गुलाम बना लिया, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, मूलवासी बोलते हैं। भारत में मूलवासी किसे कहा जाता है, जो कि अनुसूचित जाति जनजाति, मतलब जो भी जनजातियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आदिवासी है, आदिवासी लोग हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, भारत के मूलवासी बोलते हैं, ठीक है। और इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए 1975 में मूलवासियों का एक संगठन भी बना है जिसका नाम है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडोजीनियस पीपल्स, ठीक है। मतलब मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन को बनाया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आप बता सकते हैं। मूलवासियों की डिमांड क्या है, इनकी मेन मांगे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो 2-3 मांगे आप बता सकते हो। देखो सबसे पहली मांग तो ये है कि भाई इनको स्वतंत्र पहचान रखने की इजाज़त मिले, यानी एक स्वतंत्र पहचान वाले समुदाय के रूप में इनको मान्यता मिल जाए कि भाई ये एक स्वतंत्र समुदाय है मूलवासियों की। इसके अलावा चाहते हैं कि यार बहुत सारी मतलब ऐसी परियोजना चलाई जा रही है जिससे कि उनको विस्थापित होना पड़ता है,
है ना, दूसरे जगह पर जाना पड़ता है। तो इस चीज़ पर भी लोग क्या करें, ध्यान दें, उनको स्वतंत्र पहचान रखने का अधिकार मिलना चाहिए। विस्थापन की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए, सरकार उस पर ध्यान दे, यही इनकी मेन डिमांड है। इससे ज़्यादा इनको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में बिल्कुल खुश है। इनको कोई फैन फॉलोइंग नहीं बढ़ानी है, ये कोई ज़्यादा फेमस नहीं होना चाहते हैं, है ना, इनमें कोई स्टार नहीं बनना चाहता, ये अपना नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं भाई। तो ये इनकी डिमांड है। और देखो, अलग अलग देशों में अलग अलग मूलवासियों की संख्या टोटल बताई गई है। इस विश्व की अगर हम बात करें तो 30 करोड़ के आसपास टोटल इनकी आबादी है मूलवासियों की, जिसमें से फिलीपींस की हम बात करें तो यहाँ पे कोरल डिलेरा, ठीक है, ये मूलवासियों का मतलब एक क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा चिले की बात करें तो मापुसे नामक जो है, मतलब मापुसे बता रखा है, मापुसे नामक मूलवासियों की संख्या 10 लाख है। ये डाटा आप याद करना चाहे कर ले, एग्जाम में वैसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बहुत कम चांस है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 10 लाख कह रहा हूँ, 6 लाख आदिवासी बसे हुए हैं। उत्तरी अमेरिका की हम बात करें तो उत्तरी अमेरिकी मूलवासियों की संख्या लगभग 3,50,000 है। तो पनामा नहर की अगर हम बात करें, पनामा नहर के पूर्व में कुल कूना नामक जो मूलवासी है वो 50,000 की तादाद में है। तो ये आप डाटा बता सकते हैं कि मूलवासी किस जगह पे कितनी आबादी में रहते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको मूलवासी वाले टॉपिक में लेकिन है। बस मूलवासी की परिभाषा आपको पता होना चाहिए, इनकी डिमांड क्या है, ज़्यादातर एग्जाम में यही आपके पूछा जाता है, यही टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये 3 टॉपिक समझ लिए आज की इस वीडियो में। चैप्टर आपका हो चुका है खत्म। अब बहुत जल्दी वैश्वीकरण के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। अगली वीडियो का इंतजार जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल की लिंक को भी शेयर कर सकते हैं आप लोग। और मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।